बेटा ये आपकी वर्कशीट है 60। ठीक है, इसमें हमें वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में बताया गया है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अस्थिरता का मतलब है जैसे हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत है ना, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो उसकी 5 लेयर होती हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर 5 लेयर हैं, 5 परतें हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, जो आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है पहले और एसएसटी में भी होगा। तो इसमें अस्थिरता वर्ड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा वायुमंडल है, तो यहाँ पर गैसें होती हैं, धूल के कण होते हैं, ठीक है, जल वाष्प होते हैं और कई अलग तरीके के कण यहाँ होते हैं। और क्या होता है, ये अस्थिर होते हैं क्योंकि ये जो 5 अलग अलग परतें हैं, इन सब में इनकी सघनता, इनकी डेंसिटी अलग अलग है। जो परत पृथ्वी के पास है, जल क्षोभ मंडल है शायद, तो वहाँ की जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया डेंसिटी क्या है, उससे ऊपर वाली परत में कम होता है। और कई बार जब भाई अब हवा है, चारों तरफ हवा चलती है, तो ये कण कभी एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, कभी दूसरी तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब उनकी स्थिति बदलती रहती है, वो स्थिर नहीं रहते। इसलिए बोला गया है वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन का मतलब वही है, क्योंकि जब अंतरिक्ष से बाहर से, वायुमंडल के बाहर से जब प्रकाश की किरण आती है तो वो अभिलंब से परे या अभिलंब की ओर मुड़ती है। वो डिपेंड करता है कि वो सघन माध्यम में जा रही है या विरल में, तो इसलिए इसको अस्थिर बोला हुआ है। अब आगे दिया गया है तारों का टिमटिमाना। अभी वो मैं आपको समझा चुकी हूँ तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो अगर मान लीजिए प्रश्न ये आपके पेपर में आया तो आपने इसका उत्तर ये देना है, यहाँ से शुरू करना है कि जो टिमटिमाना है तारों का वो 2 कारणों से होता है। पहला कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की आभासी व वास्तविक स्थिति में अंतर, है ना। तारे हमें उनकी एक्चुअल स्थिति, वास्तविक स्थिति कुछ और होती है और हमें दिखती कुछ और है। तो पहला कारण ये हो गया। और दूसरा क्या हुआ, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा में निरंतर परिवर्तन। अभी आपको समझाया था कि उनका प्रकाश ऐसा नहीं है कि वो टिमटिमा रहे हैं, वो तो अपनी उनकी एक ही क्वांटिटी में लाइट आ रही है धरती पर, लेकिन हमें कभी वो ज़्यादा और कभी कम मिलती है, क्योंकि वायुमंडल की परतों में जो कण हैं, गैसें हैं या धूल के कण हैं, उनका जो डेंसिटी है, उनका जो घनत्व है वो बदलता रहता है, ठीक है, जिसके कारण कभी तारों का प्रकाश हमारे पास ज़्यादा पहुंचता है और कभी कम पहुंचता है और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है तारे टिमटिमा रहे हैं। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो आपको ये दोनों पॉइंट्स देने हैं, ये जो यहाँ पर आपको वर्कशीट में दिए हुए हैं, और आपके मार्क्स पूरे हैं। अब अगला आगे पॉइंट उन्होंने दिया है। अगला, अगर आपसे ये प्रश्न भी आ सकता है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, है ना। जो दूसरे ग्रह हैं, शुक्र, बृहस्पति, जो हमारे ग्रह हैं, शनि, वो क्यों नहीं टिमटिमाते, सिर्फ तारे ही क्यों टिमटिमाते हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक समीप होते हैं और ग्रहों से पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश की मात्रा औसतन एक समान ही रहती है। जो तारे हैं वो हमसे बहुत दूर हैं और जो ग्रह हैं वो हमारे समीप हैं। हमारा पृथ्वी भी तो एक ग्रह ही है ना, हम पृथ्वी भी तो ग्रह है, तो जो बाकी ग्रह हैं वो पृथ्वी के पास हैं, उनकी दूरी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी तारों की है। देखो, वायुमंडलीय अपवर्तन उनसे भी होता है, लेकिन आप ये इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो ये एक ग्रह है, ग्रह बड़े होते हैं, क्यों बड़े क्यों हैं, वो हमें बड़े क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो पृथ्वी के पास हैं, और तारे हमें छोटे दिखते हैं क्योंकि वो पृथ्वी के दूर हैं। तो मान लो इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इनसे भी यही होता है, ग्रह भी चमकते हैं पर हमें वो टिमटिमाते हुए नहीं दिखते। उनकी वो जब अपना प्रकाश धरती पर आता है, हमारी नज़रों में जब उनकी रोशनी पड़ती है तो वो हमें टिमटिमाते हुए इससे नहीं लगते। मान लो इतना बड़ा है, हम इस पे कई पॉइंट्स मान लेते हैं, तो हो सकता है कभी ये वाला पॉइंट ज़्यादा चमकता हो, कभी ये वाला पॉइंट ज़्यादा चमकता हो, कभी ये वाला पॉइंट ज़्यादा, मतलब कभी यहाँ प्रकाश ज़्यादा आ रहा है, कभी इसके इससे पे प्रकाश जा रहा है, कभी इस पे ज़्यादा आ रहा है, कभी इस पे ज़्यादा आ रहा है और बाकियों में कम हो रहा है। तो आप ये मान लो ये मिलजुल कर एक ऐसा इफ़ेक्ट देते हैं जिससे हमें लगता है कि वो टिमटिमा नहीं रहे हैं। तो अगर पेपर में ये चीज़ आती है तो आपको ये पूरा उत्तर देना है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, क्योंकि ये तारों की अपेक्षा पृथ्वी से पास होते हैं और ग्रहों से जो पृथ्वी पर
पृथ्वी पर जो रोशनी आ रही है वो एक समान रहती है, जबकि इसका उल्टा तारों से जो हमारे पास रोशनी आ रही है वो कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। वो मैं अभी आपको ऊपर पहले समझा चुकी हूँ सारा। अब अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय का क्या कारण है। अग्रिम होता है पहले और विलंबित मतलब देर में। देखो बेटा, एक्चुअल में होता क्या है, जब हम सुबह सूर्य उदय हो रहा होता है ना, हमें दिखता है सूरज निकल गया है, लेकिन वास्तव में वो अभी निकला नहीं है, वो अभी उदय नहीं हुआ है। और जब सनसेट होता है, जब सूर्य अस्त होता है, तो हमें लगता है अभी अस्त नहीं हुआ, जबकि वो अस्त हो चुका होता है। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण है यही वाला, जैसे आपको समझाया था तारों के बारे में। तो मैं भी आपको ये समझाती हूँ। अब देखो बेटा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ सुबह सूर्यास्त की स्थिति, कि सूर्य सुबह के टाइम पर हमें उदय हुआ दिख जाता है, पर वो एक्चुअल में हुआ नहीं होता। मतलब 2 मिनट पहले हमें असलियत में उदय होने से 2 मिनट पहले ही हमें सूरज उदय हुआ दिख जाता है। वो क्यों होता है? ये दो आपके सामने पिक्चर है, देखो, ये वास्तविक स्थिति है सूरज की। यहाँ पर सूरज है। अब यहाँ से सूरज की देखो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, और ये जब ये वायुमंडल में घुसेंगी, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल में घुसेंगी पृथ्वी के, यहाँ पर ये पृथ्वी है, यहाँ ये सारी पृथ्वी है, यहाँ पर हम देख रहे हैं उसे, सूरज को देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे ही सूरज की किरणें, ये विरल माध्यम है क्योंकि निर्वात से आ रही है, वैक्यूम होता है अंतरिक्ष में, आसमान के ऊपर, जहाँ ये सारी सूरज चांद तारे वगैरह होते हैं। और जब वो एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो सघन होता है। अब मान लो जब विरल से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश की किरणें, तो वो मुड़ जाती हैं अपने रास्ते से, है ना। अब हमें पता है जब विरल से सघन में जाती हैं तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। अब अभिलंब क्या है, मान लो मैं इस फोटो में आपको दिखाऊं, तो अगर ये वायुमंडल की परत है, ये इस पर अगर आपको अभिलंब डालने को कहा जाएगा तो ये आप अभिलंब डालोगे, ठीक है, ये अभिलंब है। और ये जो सूरज के प्रकाश आ रहा है यहाँ से, जैसे ही वो वायुमंडल में घुसने लगा, वो अभिलंब की तरफ मुड़ गया। देखो, अभिलंब की तरफ, अभिलंब से दूर होगा तो ऐसे चला जाएगा इस डायरेक्शन में, वो अभिलंब की तरफ मुड़ गया, ठीक है। अब हुआ क्या, जो हमारी आँखें होती हैं, हमारा जो मस्तिष्क होता है, वो क्या करता है, किरणें आई यहाँ से, अभिलंब से मुड़ी और हमारी आँखों में पड़ी, पर हमारा मस्तिष्क उन किरणों को पीछे की तरफ देखता है, यहाँ पर। तो हमें दिखता है सूरज यहाँ है, जबकि वास्तविक स्थिति उसकी ये है, और हमें सूरज यहाँ पर दिखता है, और ये 2 मिनट पहले हो जाता है। अभी सन नीचे है, क्षितिज से नीचे है, पर 2 मिनट पहले ही हमें लग जाता है कि वो ऊपर है, जबकि ये इसकी आभासी स्थिति है, वास्तविक स्थिति नहीं है। ऐसा ही सूर्यास्त के टाइम पर होता है, ठीक है। सूर्यास्त के टाइम पर क्या होता है, अभी सूरज अस्त हुआ नहीं होता, वो क्षितिज के ऊपर ही है, लेकिन हमें लगता है वो डूब चुका है। 2 मिनट पहले ही हमें वो लगता है कि, सॉरी, 2 मिनट बाद, मतलब वो डूब चुका होता है लेकिन हमें ऊपर दिख रहा होता है। वही वाला केस होता है ना, होता वो नीचे है लेकिन हमें लग रहा है वो ऊपर है। तो 2 मिनट बाद हमें दिखता है कि सन मतलब अस्त हो गया है, जबकि वो 2 मिनट पहले अस्त हो चुका होता है। और जब उदय हो रहा होता है तो 2 मिनट बाद असलियत में उदय होता है, लेकिन हमें 2 मिनट पहले ही लग जाता है कि वो उदय हो चुका है। तो ये सब कुछ होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसका मुख्य कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला है टिंडल प्रभाव। टिंडल हमने 9th में पढ़ा था। क्या होता है, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। अब प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन को बोलते हैं फैल जाना, छितर जाना या स्कैटरिंग। कहने का मतलब है, मान लो यहाँ पर छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे मीडियम पार्टिकल्स हैं, कण हैं, और प्रकाश यहाँ से आया, प्रकाश की किरण आई और वो इस कण इससे टकराकर चारों दिशाओं में फैल गई। इसको बोलते हैं प्रकीर्णन, ठीक है। तो ये जो टिंडल इफेक्ट है, टिंडल प्रभाव है, वो सभी तरह के कणों की वजह से नहीं होता। सिर्फ कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडल होते हैं, जिनका एक, जैसे कई तरह के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। तो जो कोलाइडी कण हैं, इनका आपने 9th में याद किया होगा, इनकी जो साइज़ होता है वो
1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है, पता नहीं कितना होता है, लगभग इतना होता है। तो जो इससे छोटे पार्टिकल्स होंगे हमारे चारों तरफ, जो इससे छोटे पार्टिकल्स होंगे, अगर उनसे प्रकाश की किरण टकराएगी तो स्कैटरिंग मतलब प्रकीर्णन नहीं होगा। और जो इससे बड़े, तो मतलब स्कैटरिंग के लिए हमें कोलाइडी कणों के बराबर इतना उनका साइज़ होना ज़रूरी है। तो जब इस साइज़ के कण होते हैं और इन पे प्रकाश की किरण टकराती है तो वो स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम टिंडल प्रभाव। अब टिंडल प्रभाव का उदाहरण आपने कहाँ देखा है? जैसे आपने कभी देखा होगा खिड़की से बाहर सूरज निकला हुआ है, आप अपने घर के अंदर हैं, खिड़की से आपको सूरज की जो किरणें आती हुई दिखाई देती हैं, उसके साथ आपको धूल के कण दिखाई देते हैं, है ना। आपको वो रास्ता उनका क्लियर दिखाई देता है, बीच बीच में ऐसा लगता है धूल के कण है, तो वो टिंडल प्रभाव के कारण हो रहा है। अब अगला पॉइंट है प्रकाश का प्रकीर्णन। हमने देख लिया कि माध्यम में उपस्थित कोलाइडी कणों के द्वारा, कण जो होते हैं उनका साइज कोलाइडी कणों के बराबर होना ज़रूरी है, नहीं तो प्रकीर्णन नहीं होगा। तो प्रकाश का फैल जाना प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, जैसे ये देखो आपको ये 2 दिखा रखे हैं। एक ये जो मैं अभी आपको बता रही थी कि अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो हमें उसकी पूरी क्लियर लाइन दिखती है, और ये सिर्फ उन्हीं की वजह से हो रहा है, कोलाइडी कणों से वो टकरा रहे हैं और फैल रही है वो प्रकाश की किरण जो है। ठीक है, और ये जो दूसरा उदाहरण है कुछ क्लियर नहीं हो रहा, इसमें शायद ये पेड़ वगैरह हैं, पेड़ों के बीच से या किसी अंधेरे कमरे में वो लाइट उन्होंने दिखाई हुई है। अब एक प्रश्न आता है आकाश का नीला रंग, आकाश नीला क्यों है? फिर एक आगे आपको दिया हुआ है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना। रक्ताभ मतलब लाल, जबकि दिन के टाइम पर सूरज पीले रंग का दिखता है हमें, और शाम को और सुबह लाल रंग का दिखता है। तो ये जो 2 हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं? वो टिंडल प्रभाव के कारण होता है या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ये मैं भी आपको समझाती हूँ। प्रकाश का नीला रंग देखो यहाँ पे इन्होंने क्या रीज़न दिया है। वातावरण के ऊपरी भाग में गैसों व वाष्प के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, जो वायुमंडल है हमारा उसमें कई तरह की गैसें हैं, वाष्प के कण हैं, और भी कई छोटे छोटे कण होते हैं। ये कण अपने छोटे आकार के कारण सूर्य के प्रकाश में से मुख्यतः नीले रंग का प्रकीर्णन करते हैं। मतलब अब हमें पता है सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं, विबग्योर, इसको ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो छोटे छोटे कण होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में से नीले रंग का प्रकीर्णन करते हैं, मतलब नीले रंग को ज़्यादा स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। अब जब सब जगह नीला नीला रंग फैल जाता है तो हमें आसमान इसलिए नीला दिखाई देता है। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो ये हम पृथ्वी पे हैं, यहाँ पर हम पृथ्वी पर हैं और ये हमारा वायुमंडल है सारा, और यहाँ ऊपर से प्रकाश सूरज की किरण आ रही है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें पता है इस सूरज की किरण में ये विबग्योर 7 के 7 रंग हैं। आपको मैंने कल समझाया था कि जो वी है, वॉयलेट है, उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम है, इसकी तरंग दैर्ध्य कम है। आप अपने दिमाग में एक बात याद रख लो, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होगी, ठीक है, वो ज़्यादा फैलेगा। हमने कल देखा था ना, क्योंकि उसका विचलन कोण ज़्यादा होगा। विचलन कोण जो डी है वो लैम्डा से व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब तरंग दैर्ध्य कम है तो विचलन कोण ज़्यादा होगा। अब जैसे लाल रंग है, उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा जो है सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए वो कम फैलता है, उसका मतलब उसका विचलन कोण सबसे ज़्यादा कम होता है। ये कल मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो क्या होता है बेटा, जो विबग्योर है, VIB, ये जो 3 कलर हैं, अब ये वायुमंडल में कई परतें हैं हमारी, पता है, आई प्रकाश की किरण, मान लो ये मैं आपको समझा रही हूँ, उत्तर में आपने यही लिखना है जो आपको वर्कशीट में यहाँ पर दिया हुआ है, मैं समझा रही हूँ। मान लो ये प्रकाश की किरण आई, पहली परत पे किरण पहुँची, क्योंकि V उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है तो उसका विचलन कोण सबसे ज़्यादा है, मतलब वो मान लो यहाँ पे आके वो फैल गई, इधर चली गई, इधर चली गई, फिर दूसरी परत में आई, फिर इंडिगो कलर भी और ब्लू कलर भी फैल गया। अब क्या होता है, ये जो इंडिगो, और हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं ये जो 3 कलर हैं, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, ये अगर आप इन तीनों कलर्स को मिलाओगे तो आपको नीला नीला सा एक नीले का ही एक शेड मिलेगा। तो क्या होता है, इसका उत्तर ये है कि जो नीले रंग, ये जो 3 कलर ना, ये नीले हैं एक तरीके से, इनको मिलाओगे तो ये नीला इफेक्ट देते हैं। तो क्या होता है, जब सूरज की किरणें हमारी वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो उनका अपवर्तन होता है,
हैं। और अपवर्तन से ज़्यादा आप यहाँ पर प्रकीर्णन, स्कैटरिंग वर्ड बोलोगे कि क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है तो इनका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, मतलब ये चारों तरफ फैल जाती हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। और बाकी ये जो नीचे वाली चार हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इनका प्रकीर्णन बहुत कम होता है क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, तो ये सीधा नीचे आ जाती हैं और हमें वही चीज़ दिखती है जो फैलती है। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि आपने एड्स में ये बहुत अच्छे से याद की हैं सारी चीज़ें कि गुलाब का रंग लाल, कुछ गुलाब लाल होते हैं, कुछ काले होते हैं, वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो लाल गुलाब है वो इसलिए लाल है क्योंकि वो लाल रंग को फैला देता है, परावर्तित कर देता है और बाकी रंगों को अवशोषित कर लेता है। तो जो आकाश का नीला रंग है, इसका उत्तर आपने यही देना है, ये पूरा का पूरा, कि वातावरण के ऊपरी भाग में गैस व वाष्प के सूक्ष्म कण होते हैं और वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में से मुख्यतः नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णन करते हैं मतलब उसको फैला देते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें आसमान नीला दिखता है। अब अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताप प्रतीत होना, कि भाई सनराइज और सनसेट के टाइम पर सूर्य लाल रंग का सा क्यों दिखता है और दोपहर के समय में वो हमें पीले रंग का क्यों दिखता है? तो इसका उत्तर है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के क्षितिज के समीप होने के कारण सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, अभी मैं आपको अधिक दूरी करनी पड़ती है। इस दौरान क्या होता है, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल प्रकाश ही हम तक अधिक मात्रा में पहुंचता है। इस कारण सूर्य हमें रक्ताभ प्रतीत होता है। इसको आप तो देखो बेटा, ये है हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी है हमारी, ये जो नीले रंग से बना दिया है मैंने, ये पृथ्वी है हमारी। ठीक है, अब क्या होता है, दिन के टाइम पर ये जो सूर्य की किरणें हैं हमारे पास ऐसे सीधी आ रही हैं। ठीक है, ये सूर्य की किरणें सीधी आ रही हैं। अब हमें पता है कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। ठीक है, मैं एक वायुमंडल की लेयर बना देती हूँ, ये रही, जिसमें कि बहुत सारे कण हैं। ठीक है, गैस हैं, धूल है, वाष्प है और भी कई सारे छोटे छोटे इसमें कण हैं। तो क्या हुआ, इसकी वजह से ही जब सूरज की किरण आ रही है वो विरल वैक्यूम से आ रही है, विरल माध्यम से इधर घुस रही है सघन में। तो जब विरल से सघन में आती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मान लो वो ऐसे आ रही है। अब क्या होता है, हमने देखा कि जब वो वायुमंडल में प्रवेश करती हैं सूरज की किरणें, हम उसे सफ़ेद रंग का प्रकाश बोलते हैं, जब वो वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो जो विबग्योर है, हमने अभी देखा था, इसमें से VIB, ये जो विबग्योर है, ये क्या होता है, ये रंग सबसे ज़्यादा स्कैटर होते हैं, मतलब इनका फैल जाते हैं ये कलर, जिसकी वजह से जो स्काई है, आसमान है, वो हमें नीला दिखता है। ठीक है, ये हमें नीला दिख रहा है मान लो। अब अगर हम सूरज की बात करें, अब ये आसमान तो नीला हो गया, अब जब किरणें नीचे पहुंची और नीचे हमें आसमान अब नीला दिख रहा है। अभी जब सूरज हमें फिर दिन के टाइम पर पीला क्यों दिखता है, अब होता क्या है बेटा, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये रंग तो हो गए, फैल गए, ये रंग फैल गए। अब ये चार रंग बच गए जो हमारी आंखों पर पड़ रहे हैं। तो ठीक है, अब अगर आप ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड को मिलाओगे तो आपको एक पीला सा, अगर आप करके भी देखना घर में, इन चारों रंग को आप मिलाओगे तो आपको एक पीला रंग मिलेगा। ठीक है, पीले का शेड मिलेगा, इसलिए हमारी आंखों में पीला रंग पड़ता है और हमें लगता है कि जो सूरज है वो पीला है। ये बात हो रही है दिन के टाइम की। अब अगर जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है, हम उसका उदाहरण लेते हैं। हाँ, तो अब देखो, मान लो ये हमारी पृथ्वी है और सूर्य अस्त का समय हो रहा है। अभी सूरज हमारे सर के ऊपर था दिन के टाइम जब हमने बनाया था, अब मैं बना रही हूँ इसको यहाँ पर कि भाई अब ये अस्त होने वाली पोजीशन पे है ना, पहले यहाँ था, अब अस्त होते होते ये यहाँ आ रहा है और ये बाहर है वायुमंडल। ठीक है, अब देखो सूरज की किरणें आ रही हैं यहाँ से, जैसे भी आएंगी ये स्कैटर, मतलब अपवर्तन होगा, हमारे पास पहुंचेंगी। तो अब क्या होगा बेटा, फिर से तुम वो सारे कलर लेंगे हम, विबग्योर। अब जो सूरज की किरणें हैं, देखो इस टाइम वो सूरज हमारे ऊपर था तो कम दूरी तय करनी पड़ रही थी, और इस टाइम जो सूरज है वो हमसे दूर है, तो अब इनको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है पृथ्वी तक आने के लिए। तो पृथ्वी तक आते आते हमने देखा है
ये कलर तो पहले ही प्रकीर्ण हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आसमान नीला दिखता है। अब जब ये दूरी जितनी बढ़ती गई तो धीरे धीरे क्या होगा, ये भी फैल जाएगा कलर और ये कलर भी फैल जाएगा ये, और फैलेंगे तो सारे ही कलर, लेकिन ज़्यादा सबसे ज़्यादा ये तीनों कलर फैलते हैं, VIB, फिर उसके बाद GY भी फैल जाता है। और दूरी ज़्यादा होने की वजह से हमें लास्ट में जो कलर दिखता है वो ऑरेंज और रेड का मिक्सचर दिखता है, जिसको कि हम रक्ताब कहते हैं। इसलिए सुबह सूर्य उदय के टाइम पर और सूर्यास्त के टाइम पर हमें सूरज रक्ताब हो दिखता है, मतलब रेडिश सा, ऑरेंज और रेड मिला के जो मिलता है कलर। और दिन के टाइम हमें सूरज पीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताब प्रतीत होना, ये पढ़ लेते हैं हम एक बार। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के क्षितिज के समीप होने के कारण सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। क्षितिज के समीप, देखो ये आपको दिखाया भी हुआ है, दिन के टाइम सूरज यहाँ पर है और रात के टाइम, शाम के टाइम यहाँ पर है। तो देखो आपको यहाँ पर रेड कलर का सूरज दिखाया हुआ है। अगर आप कंपेयर करोगे, ये कम दूरी तय करनी पड़ रही है और ये ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, तो उसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। इस दौरान नीले प्रकाश का कुल प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले रंग की बात जब हो रही है तो आप वायलेट, इंडिगो और ब्लू, इन तीनों का मिक्सचर बोलेंगे, वो सबसे ज़्यादा स्कैटर हो जाता है। और लास्ट में लाल रंग का प्रकाश ही होता है जो हमारे तक अधिक मात्रा में पहुंचता है, और इस कारण सूर्य हमें लाल रंग का प्रतीत होता है। अब बेटा इसके ऊपर ये क्वेश्चन भी आता है कि जैसे रेड लाइट है या कोई भी डेंजर वाला साइन है, उसको हमेशा आप देखोगे लाल रंग से बनाया जाता है। तो वो लाल रंग से क्यों बनाया जाता है? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो स्कैटर नहीं होता, मतलब दूर दूर फैल नहीं जाता और सीधा हमारी आंख पर पड़ता है। तो आप कभी भी देखोगे रेड लाइट को इसीलिए लाल रंग का, रेड लाइट इसीलिए रखी जाती है, कोई और कलर इसीलिए नहीं रखा जाता। अगर हम बहुत दूर से भी आ रहे हैं तो हमें दूर से ही लाल रंग दिख जाता है, अच्छा भाई रेड लाइट ऑन है, ठीक है। उसका यही कारण है क्योंकि जो लाल रंग है उसकी स्कैटरिंग, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और वो किस वजह से होता है? क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन आंसर्स हैं। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे डैश होता है, इस कारण साइन बोर्ड डैश रंग के होते हैं। तो सबसे कम होता है प्रकीर्णन, मतलब फैलाव, ठीक है। स्कैटरिंग सबसे कम होती है, इसलिए जो साइन बोर्ड हैं वो लाल रंग के होते हैं। यहाँ पर लाल लिखोगे इस वाले फिलअप में। सेकंड क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव के 2 उदाहरण बताइए। थर्ड है बादल श्वेत क्यों दिखाई देते हैं, और चौथा है तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि। तारे टिमटिमाने के ये दोनों कारण लिखोगे आप। बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं? जब सूर्य के प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है तो वो सारे किरणों को, मतलब जो बादल में जो कण होते हैं, वो बादल किससे मिलकर बने हुए हैं? जल वाष्पों से, है ना। और धूल वगैरह तो उनमें सब मिल ही जाती है। तो वो क्या करते हैं, जब उनके ऊपर सूरज का प्रकाश पड़ता है तो वो सारे प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, इधर उधर फैला देते हैं पूरे प्रकाश को, ठीक है। और इस वजह से वो हमें सफ़ेद दिखाई देते हैं। इनका मैं रिटर्न में भी अभी आपको भेज दूंगी। और टिंडल प्रभाव के 2 उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। बंद कमरे से हमें सूर्य की रोशनी आते हुए दिखती है। और टिंडल प्रभाव आप ये दिखा सकते हो कि अगर हम जैसे एक पानी का टैंक लें, उसमें से टॉर्च गुजारें तो हमें लाइट की प्रकाश के रास्ता नहीं दिखता। मान लो आपने एक ये टैंक ले लिया, इसमें पानी भर दिया, ठीक है, और यहाँ से आपने टॉर्च जलाई, तो आपको यहाँ पर उजाला दिखाई देगा, यहाँ पर उजाला, तुम्हें यहाँ रास्ते में बीच में कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर इसी टैंक में हम दूध मिला दें, ठीक है, इस पानी के साथ थोड़ा दूध मिला दोगे, और अगर तब तुम यहाँ पर टॉर्च जलाओगे तो तुम देखोगे तुम्हें यहाँ पूरी एक पीली पीली लाइन दिखाई देगी, प्रकाश, मतलब तुम्हें प्रकाश का रास्ता भी दिखाई देगा। और जब हमने पानी में दूध नहीं मिलाया हुआ था तो यहाँ पीलापन होगा और यहाँ पर पीला या वाइट, जो भी आप प्रकाश का बोल सकते हो। ये भी टिंडल प्रभाव के कारण होता है, क्योंकि जो दूध होता है उसके जो कण होते हैं उनका आकार वो कोलाइडी कणों के आकार के बराबर होता है, और जैसे ही उनके ऊपर लाइट पड़ती है वो उनको सब जगह फैला देते हैं, जिससे हमें उसका रास्ता क्लियर दिखने लग जाता है।